Good morning, students. Once again, we are here to discuss the science of class 5, and our recommended book is Science Wonders for class 5. And we are going to discuss the October month chapter, that is lesson number 13, the moon and eclipses. The moon सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। ये हमें सभी को मालूम है बच्चों कि सैटेलाइट क्या है। वो एक ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व करता है प्लैनेट के चारों तरफ। तो कोई भी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है तो उसे मून कहते हैं। तो हमारा जो मून है अर्थ का वो सिर्फ एक कुदरती सैटेलाइट है और वो एक ही है। अनलाइक द मून्स ऑफ द अदर प्लैनेट, वो दूसरे प्लैनेट्स के मून के जैसा नहीं है। इट डज नॉट हैव अ सेपरेट नेम, इसका कोई अलग सा नेम नहीं है। द मून इज ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रॉक सिमिलर टू द अर्थ। जो मून है हमारा वो भी एक सिमिलर पत्थर का एक स्फेरिकल बॉल है अर्थ के जैसा, और अर्थ के इतना पूरा नहीं है। द मून हैज़ मैनी टॉल माउंटेन्स। जो मून है उसमें बहुत सारे टॉल माउंटेन्स है, पहाड़ हैं। एंड डीप क्रेटर्स भी है, बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, पिट्स भी हैं। काउज्ड बाय सॉलिड बॉडीज कॉल्ड मेटेओराइट्स हीटिंग मून सरफेस, क्योंकि बहुत सारे मेटेओराइट्स हीट किए हैं उससे वो क्रेटर्स बने। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून कीप्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ कीप्स द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अर्थ में हम सभी को मालूम है कि ग्रेविटेशनल पुल होता है जो कि मून को खींच के रखे हुए है और उसके एक बैलेंस के द्वारा चारों तरफ अपने रिवॉल्व करवाता है। द मून हैज़ इट्स ओन ग्रेविटी, मून की अपनी खुद की ग्रेविटी भी है, बट दिस ग्रेविटी इज ओनली 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। चांद की अपनी तो ग्रेविटी है लेकिन उसकी जो ग्रेविटी है सिर्फ 1/6 है, जो कि अर्थ के ग्रेविटी के हिसाब से। ड्यू टू दिस वीक ग्रेविटेशनल पुल, और ये इतना जो कमज़ोर ग्रेविटेशनल पुल है इसलिए मून हैज़ नो एटमोसफेयर। अर्थ्स एटमोसफेयर प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर। अर्थ का ही जो एटमोसफेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करता है बहुत ठंड या बहुत ही हॉट टेम्परेचर से। बट बिकॉज द मून हैज़ नो एटमोसफेयर, लेकिन मून का तो एटमोसफेयर नहीं है। अर्थ का एटमोसफेयर है तो अर्थ को तो बचाता है वेरी हॉट और कोल्ड टेम्परेचर से, लेकिन मून का एटमोसफेयर नहीं होने के कारण यहाँ पे ये बहुत ही हाई होता है। यहाँ का टेम्परेचर हॉट होता है डे के टाइम और नाइट में बहुत ही कोल्ड होता है। देर इज़ नो वाटर ऑन एयर, और एयर यहाँ पे कोई वाटर और एयर नहीं है मून के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिक्चर्स दिखाया है मून्स ऑफ द अदर प्लैनेट्स। जुपिटर का, फिर सैटर्न है एंड मार्स का भी है। फेजेस ऑफ द मून, अनदर टॉपिक इज फेजेस ऑफ द मून। ये फेजेस का मतलब है बच्चों की जैसे कि अलग अलग टाइम पे आप देखो कि अलग अलग तरीके का आपको मून दिखता है। कभी सर्कुलर, कभी क्रॉस दिखेगा हल्का सा जब वो रिवॉल्विंग के मोशन में रहता है, और अर्थ के हिसाब से मूवमेंट के वो कभी आपको बहुत पतला, कभी वाइडर दिखेगा, कभी पूरा कंप्लीट भी दिखता है। द मून टेक्स अराउंड 27 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। मून लगभग 27 दिन लेता है पूरी अर्थ के वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। दैट इज टू गो अराउंड द अर्थ वंस, एक पूरा चक्कर लगाने में उसको 27 दिन लगते हैं बच्चों। व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ से जब आप देखोगे द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज एवरी डे। जब मैंने अभी बोला भी कि आप अर्थ से जब हम लोग देखते हैं चांद को तो हर रोज धीरे धीरे उसमें चेंजिंग आता है। फ्रॉम अ सिल्वर डिस्क टू अ थिन स्ट्रिप, एक सिल्वर डिस्क के जैसा दिखता है गोल एकदम, और उसके बाद धीरे धीरे वो कम होकर पतला सा एकदम स्ट्रिप के जैसा धागे के समान भी दिखाई देता है। दीज चेंजेस इन द शेप ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ के से आपको मून की ये हर एक जो शेप्स हैं ये आपको दिखाई देगा, और इन्हीं शेप्स को, जो डिफरेंट शेप्स हैं अर्थ से जो दिखाई देता है हमें मून का, उन्हीं डिफरेंट शेप्स को फेजेस ऑफ द मून भी बोलते हैं। ये एक पिक्चर से आप समझ सकते हो जो फेजेस ऑफ द मून है। द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द मून फेसिंग द सन। ये जो डायग्राम बताएगा जो मून का जो फेस है वो सन के इनर सर्कल से वो दिखा रहा है आपको फेस होते हुए। तो अर्थ ये है, अगर हम यहाँ से देखें तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ दिखेगा, फिर कल को मून रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ दिखेगा। तो ऐसे ऐसे में उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखना लाजमी है बच्चों। एंड द शेप दैट वी सी आउटर shapes, the shape during a particular phase the shape during a particular phase depends on the lighted part that can be seen by us at the time of the earth। ये जो शेप दिखेगा आपको पर्टिकुलर फेज का अर्थ के द्वारा, ये डिपेंड करता है कि अर्थ से जो लाइट वहाँ पे जा रही है और जितने रोशनी में वो हमें चांद विजिबली नज़र आ रहा है। The phase of the moon, the diagram shows the part of the moon facing the sun in a circle and the shape that we see outer shapes। द मून डज नॉट गिव आउट लाइट। ये आपने नीचे क्लासेस में भी पढ़ा होगा बच्चों कि चांद के पास अपना खुद का रोशनी नहीं होता है। इट रिफ्लेक्ट द लाइट
ऑफ द सन, ये सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ऑन द डे व्हेन द मून इज बिटवीन द सन, द मून इज बिटवीन द सन, उस दिन जब चांद सन सूरज और अर्थ के बीच में रहता है, द पार्ट ऑफ द मून फेसिंग द सन, मून का वह पार्ट जो सन की तरफ फेस किए हुए रहता है वो तो अर्थ से अवे रहता है। इसी कारण से जो पार्ट ऑफ द फेसिंग द सन अवे फ्रॉम द अर्थ, वी कैन नॉट सी द मून ऑन दिस डे, इसलिए उस दिन हम लोग चांद को नहीं देख पाते क्योंकि चांद का जो फेस रहता है वो उधर सन की तरफ रहता है। एंड वी कॉल इट द न्यू मून, इसलिए हम उसे न्यू मून बोलते हैं। ऑन द डे व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, वी फुल्ली सी द पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्ट सनलाइट एज अ सर्कल, वी कॉल दिस फुल मून। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हो कि ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट जो शेप्स है अर्थ का, ये सन और अर्थ के बीच में जो शेप्स है मून का, ये फुल्ली एक पार्ट रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट एज ए सर्कल, वी कॉल दिस फुल मून। और ड्यूरिंग द डे बिटवीन द न्यू मून एंड द फुल मून, द मून सीम्स टू ग्रो as we see more and more of its bright side, जैसे जैसे ड्यूरिंग द डे बिटवीन द न्यू मून के दिन से आप फुल मून का दिन जो आता है, इस दिन के बीच में हम लोग को डिफरेंट शेप्स चांद बढ़ता हुआ नजर आता है ब्राइट साइड से, वी कॉल इट वैक्सिंग मून। हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वैक्सिंग मून बोलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट ड्यूरिंग द डे बिटवीन द फुल मून एंड द न्यू मून, इट सीम्स टू बिकम थिनर, या फुल मून से न्यू मून तरफ होते जाता है ये पतला होता चला जाता है। एज वी सी मोर ऑफ इट्स डार्क साइड, क्योंकि हम लोग इसके ज़्यादातर डार्क साइड को देखते हैं और ब्राइट साइड बहुत कम होता चला नजर आता है और डार्कर साइड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसको हम लोग वैनिंग मून भी बोलते हैं। अ कंप्लीट साइकिल फ्रॉम वन न्यू मून, एक कंप्लीट साइकिल जो होता है और एक नए मून से लेकर के एक फुल मून तक टू द नेक्स्ट टेक्स अराउंड 29 डेज, इसको लूनर मंथ भी बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। when we can when we can see less than half of the moon, जब हम चांद के आधे से भी कम हिस्से को देखते हो तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिसेंट मून बोलते हैं। when see more than half, जब हम आधे से भी ज़्यादा हिस्सों को देख पाते तब इसको गिब्बस मून भी बोलते हैं। we always see the same side of the moon, हमें मून का एक ही साइड दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज द मून टेक्स ऑलमोस्ट द सेम टाइम टू रोटेट वंस अराउंड इट्स एक्सिस एज इट टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये मून उतना ही वक्त लेता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने में एक बार जितना टाइम वो अर्थ के चारों तरफ एक बार रिवॉल्व करने में लगाता है। एक्लिप्सेस से क्या है? एक्लिप्स मीन्स टू बी हिडन, एक्लिप्स का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। वी हैव हर्ड ऑफ सोलर एक्लिप्स, हम लोग सूर्य ग्रहण एक्लिप्स को ग्रहण के तौर से भी बोल सकते हैं, मीन्स छिपा हुआ, कोई चीज़ से ढका हुआ। तो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। बच्चों व्हाट आर दे, ये इससे आप क्या समझते हो? और व्हाई डू दे अकर, ऐसा ये इसलिए क्यों होता है? इन दीज केसेस द अर्थ एंड द मून ब्लॉक सनलाइट एंड कास्ट देयर शैडो ऑन द अदर, जो अर्थ है और जो मून है एक दूसरे के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये अपने परछाई को कास्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर बाई कमिंग इन बिटवीन ऑफ ईच, एक दूसरे के बीच में आ जाएंगे। तो जैसे बात है जब सन की लाइट अर्थ या मून के ऊपर पड़ेगा तो इसका लाइट एक के ऊपर लाइट पड़ेगा तो उसका फिर जो बैक साइड का शेडो होगा वो अगले ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। इस तरह से या तो सोलर इक्लिप्स बनता है या तो लूनर इक्लिप्स बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोलर इक्लिप्स। ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। रिवोल्यूशन के दौरान, अर्थ के रिवोल्यूशन के दौरान जो चांद है, द मून कम्स बिटवीन द अर्थ और सन के बीच में, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच में क्या होना आ जाता है? चांद आ जाता है बच्चों। और व्हेन द थ्री ऑब्जेक्ट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन, जब तीनों एक लाइन में रहते हैं, ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये आप सन है, ये अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है? मून आ जाता है। यहाँ देख रहे हो कि जब मून आ जाएगा तो ये क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे सब, और जो शेडो होगा मून का वो कहाँ पर पड़ेगा? अर्थ के ऊपर, एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग द सन, और हमें सूरज को देखने से रोक देता है। दिस इज कॉल्ड अ सोलर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दिस अकर्स ऑन अ न्यू मून डे, ये कब होता है? न्यू मून डे होता है बच्चों। द शेडो ऑफ द मून कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एरिया, जो शेडो ऑफ द मून है, मून का जो परछाई है वो दो एरिया में बढ़ जाता है। द अम्ब्रा
द सेंट्रल फुल्ली शेडेड एरिया, अम्ब्रा जो पूरी तौर से शेडेड एरिया होता है, एंड द पेनुम्ब्रा द पार्शली शेडेड एरिया अराउंड द अम्ब्रा, अम्ब्रा के चारों तरफ जो पार्शली आधा अधूरा शेडेड एरिया उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द अम्ब्रा फॉल्स एक्सपीरियंस अ टोटल सोलर इक्लिप्स, वह हिस्सा अर्थ का जो अम्ब्रा की तरफ पड़ता है वहाँ टोटल सोलर इक्लिप्स होते हैं, मतलब कि पूरी तरह से सूरज नहीं दिखाई देता है। जो पार्ट ऑफ द अर्थ होता है जो पेनुम्ब्रा की तरफ फॉल्स करता है उधर पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है, मतलब आधा अधूरा सूर्य ग्रहण होता है, थोड़ा बहुत सूर्य की झलक दिखाई देती है। द इक्लिप्स एंड्स एज द मून कंटिन्यूज टू मूव, और इक्लिप्स धीरे धीरे खत्म होता है जैसे जैसे मून मूव करके आगे बढ़ता है। सोलर इक्लिप्स एरिया ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, सोलर इक्लिप्स का जो एरिया होता है बहुत कम ड्यूरेशन का होता है, अ फ्यू मिनट्स हो सकते हैं। वी शुड नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, हम लोग को सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए सोलर इक्लिप्स के दिन, इट कैन डैमेज द आई, इससे क्या होगा हमारे आंखों को डैमेज हो जाएगा आंख उस दिन। लूनर इक्लिप्स क्या होता है, व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, जब अर्थ है आ जाता है, लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच में बच्चों, इट ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन द मून, ये मून के ऊपर पड़ने वाली लाइट को रोक देता है सन के द्वारा, इसीलिए इसको लूनर इक्लिप्स भी बोलते हैं। लूनर इक्लिप्स कैन बी टोटल और पार्शियल बेस्ड ऑन द हाउ मच ऑफ द अर्थ शैडोज फॉल ऑन द मून, लूनर इक्लिप्स पार्शियल भी हो सकता है या फुल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि अर्थ का कितना शैडो मून के ऊपर पड़ रहा है। ड्यूरिंग अ पार्शियल लूनर इक्लिप्स ओनली वन पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन, पार्शियल लूनर इक्लिप्स में थोड़ा सा एक पार्ट मून का दिखाई देगा, लेकिन टोटल लूनर इक्लिप्स में द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल, मून टोटल लूनर इक्लिप्स में पूरी तरह से ढक जाएगा और नहीं दिखाई देगा। लैंडिंग ऑन द मून ये बताता है कि सबसे पहले किसने लैंड किया था मून के ऊपर यानी चांद के ऊपर बच्चों। ह्यूमंस फर्स्ट वॉक ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969, 1969 में 21 जुलाई को पहली बार इंसान अपना कदम रखा था चांद के ऊपर। 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, एडविन Aldrin and Michael Collins started from the Earth on a trip to the moon on the spacecraft Apollo 11. Apollo 11 से इन्होंने उड़ान भरी थी चंद्रमा के लिए। नील आर्मस्ट्रांग इज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून सरफेस, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद के ऊपर पांव रखा था। ही एंड एल्ड्रिन कलेक्टेड लूनर रॉक सैंपल्स, वह और एल्ड्रिन लूनर रॉक सैंपल्स लिया था एंड लूनर सॉइल टू बी स्टडीड ऑन द अर्थ, और लूनर सॉइल को पृथ्वी के ऊपर स्टडी किया गया था। माइकल रिमेन्ड इन द स्पेसक्राफ्ट टू सर्कल द मून एंड कीप इन टच विद द अर्थ, माइकल चंद्रमा पे स्पेसक्राफ्ट में ही थे, वो मून के ऊपर नहीं उतरे थे और वो अर्थ के द्वारा अर्थ से संपर्क बनाए हुए थे, मून को स्पेसक्राफ्ट को मून के चारों तरफ सर्कलिंग रोटेट कर रहे थे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है, अभी तक हमने बच्चों पढ़ा नेचुरल सैटेलाइट्स, बट मैन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं जो इंसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्लैनेट्स के चारों तरफ भेजता है मूव करने के लिए। मैनी मिशंस हैव बीन सेंट टू द मून एंड इनटू स्पेस, बहुत सारे मिशंस के लिए सैटेलाइट्स भेजे गए मून या आउटर स्पेस में, विथ एंड विदाउट पीपल, कुछ लोगों के साथ और कुछ बिना लोगों के भी, टू गैदर इंफॉर्मेशन बेस्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, एंड ऑल्सो टू हेल्प प्रिडिक्ट अर्थक्वेक्स, ताकि अर्थक्वेक्स का प्रिडिक्शन हो सके, रेनफॉल और सो ऑन। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 वाज प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय द रशियंस इन 1957, जो स्पुतनिक 1 है इसको भेजा गया था ऑर्बिट में 1957 में, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। सिंस देन सेवरल सैटेलाइट, उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट्स को भेजा गया और अर्थ के ऑर्बिट में, और ये जो सैटेलाइट्स थे आर यूज फॉर मेनी पर्पज, और अलग अलग सैटेलाइट अलग अलग पर्पज के लिए भी भेजे गए थे। द चंद्रयान 1 मिशन इन इंडियाज फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू बी सेंट टू द मून, इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियाज नेशनल स्पेस एजेंसी, जो चंद्रयान 1 है मिशन जो था भारत का पहला स्पेसक्राफ्ट था जो चांद पे भेजा गया था, और इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। इसरो जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडियन नेशनल स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसने 22 अक्टूबर 2008 को फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा था, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया था ये। द एम ऑफ द मिशन वाज टू मैप द मून सरफेस इन हाई रेजोल्यूशन, जो एम था मिशन का ये मैपिंग करना था अर्थ के सरफेस को बहुत हाई रेजोल्यूशन से, एंड ऑल्सो गेट मोर डिटेल्स ऑफ द मून, मून का
ज़्यादा डिटेल्स पता करने के लिए। कम्युनिकेशन क्या है? सैटेलाइट्स आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीफोन। सैटेलाइट से क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन और टेलीफोन्स के मैसेजेस को, रेडियो के सिग्नल्स को, टेलीविज़न के सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हो और दूसरी जगहों पे। दिस सैटेलाइट्स हैव मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू वॉच क्रिकेट, सॉकर एंड टेनिस के मैचेस को लाइव हम लोग देख पाते हैं। दुनिया में कहीं भी होता है और किसी भी कोने से हम लोग बैठ के लाइव देखते हैं। ये ड्यू टू द रीज़न बिहाइंड सैटेलाइट। सैटेलाइट के कारण ही ये रीज़न पॉसिबल हो चुका है कि हम लोग घर बैठे कभी भी क्रिकेट मैच का आनंद लेते हैं, लाइव वो भी। वेदर, सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट दैट गैदर एंड सेंड बैक इन्फॉर्मेशन। कुछ आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स वो कैरी करते हैं जो गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन को और फिर इधर पास करते हैं अर्थ पर और उसके सराउंडिंग्स पे भी। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू टू वेदर। इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग वेदर का बहुत बड़ा वैल्यू को डिटेक्ट करते हैं। वेदर फॉरकास्ट के में यूज़ होता है, साइंटिस्ट के में को काम आता है, मिलिट्री प्लानर्स को भी काम आता है, फार्मर्स और फायर फिशर फॉल्स को भी काम आते हैं, मछुआरों को भी और किसानों को भी वेदर के हिसाब से अपने जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए। दे ऑल्सो गिव वार्निंग ऑफ डेंजरस सिस्टम। खतरनाक तूफान, साइक्लोन और बाढ़ की भी स्थिति को ये पहले ही फॉरकास्ट में बता देते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? दे टेक फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ टू स्टडी द फीचर्स। वो अर्थ का फोटोग्राफ्स भी लेते हैं ताकि उसके फीचर्स को साइंटिस्ट यहाँ पे रिसर्च कर सकें। कार्टोसैट 1 reached launched by India on 5 March 2005 in remote sensing satellite। ये कार्टोसैट 1 लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा 5 मार्च 2005 को। एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। एजुकेशन के क्षेत्र में भी सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट अपना योगदान दे रहे हैं। सैटेलाइट्स आर यूज टू प्रमोट एजुकेशन। एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया हैज़ लॉन्च द सैटेलाइट EduSat in September 2004 to spread knowledge through distance education program even in villages। विलेज में भी दूर दराज के इलाकों में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम को EduSat सैटेलाइट के द्वारा 2004 में इसे भेजा गया था सितंबर। लोकेशन, द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो GPS जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कैन बी यूज्ड टुडे। ये जो आज यूज किया जाता है ये जिससे हम लोग एरोप्लेन, शिप्स, ट्रेन्स, कार्स और जो भी चीज़ मूव कर रहा है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं, लोकेशन भी पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बाय दिस वे वी completed this chapter and complete exercise is available on a school website. Okay, that's all. Thank you. Have a nice day.